बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पेश खिदमत है। मकबूजा कश्मीर इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, उसके सियासी और माशी असरात इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकते हैं। पाकिस्तान अपने सियासी कमज़ोरी, सियासी इंतशार और माशी मुश्किलात के साथ क्या इकदाम उठा सकता है। पाकिस्तान के दरीना दोस्त सऊदी अरब और UAE इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, और दुनिया भर में रहने वाले जो कश्मीरी हैं वो इस डेवलपमेंट को किस तरह से ले रहे हैं, उनमें फैलती हुई परसेप्शन इस वक्त क्या है। ये वो सवाल आते हैं जिनके जवाब आज के वीलॉग के अंदर मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये कि अनंतनाग के अंदर तकरीबन 5 दिनों से 100 घंटे से ज़्यादा इंडियन मीडिया के मुताबिक गन फाइट चल रही है। फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें वो टेररिस्ट कह रहे हैं और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान में, और इस गन फाइट के नतीजे में 2 मिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स और एक पुलिस ऑफिसर हलाक हुआ है, जिसकी दुख की लहर इंडिया के अंदर आपको नज़र आ रही है और इंडियन मीडिया उसे उठा रहा है। और दुख की बात यह है कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान बैशिंग में लगा हुआ है और उनका कहना है कि ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए से ये अंदर दाखिल हुए हैं। वो भूल रहे हैं कि इसको कनेक्ट करें आप सत्यापाल मलिक साहब, जो कि एक्स गवर्नर गोवा और कश्मीर के रह चुके हैं। उन्होंने पहले ही कई बार इंतबाह किया था कि इलेक्शंस के करीब मोदी साहब की हुकूमत इस तरह का उड़ी टाइप ड्रामा कर सकती है और उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है और इलेक्शंस में अपने सियासी मफादात को उठा सकती है। और इसको आप रिएक्शन भी काउंट कर सकते हैं उसका, जिसके तहत राह ने टारगेट किलिंग की है कश्मीरी रहनुमाओं की आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कुछ इलाके जिसमें कराची भी शामिल है वहाँ पे। तो कश्मीरी मुजाहिदीन जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स, वो डेफिनेटली उसका रिएक्ट करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है एक नई स्ट्रेटजी, एक नया पैटर्न फ्रीडम फाइट के अंदर नज़र आता है, जहाँ पे जो मुश्किल टेरेन है वहाँ पे इंडियन फोर्सेस को इंगेज किया जा रहा है और उनको डिस्टेंस पे कामयाबी के साथ रखा जा रहा है। अलबत्ता इसका पूरी इंडियन इकॉनमी के ऊपर क्या असर हो सकता है अगर इस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इंडिया जाता है, तो फिर इंडियन इकॉनमी उससे ज़रूर बहुत हद तक मुतासिर होगी। क्योंकि जब लद्दाख में चाइना के साथ मुठभेड़ हुई थी उस वक्त भी सदरन इंडिया, जो इकॉनमी के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव है, उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया था, जिसकी वजह से इंडिया को 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छोड़कर पीछे हटना पड़ा और इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। तो क्या इंडिया अगर ये दोबारा वॉर जोन में चला जाता है तो फिर क्या अपनी इकॉनमी को संभाल पाएगा, और क्या G20 की कॉन्फ्रेंस की वजह से जो दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज इंडिया ने बनाया है और सक्सेस स्टोरी के तौर पर इसको उछालने की कोशिश की है, वो तो धरे का धरा रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब अगर इंडिया इस तरह के फॉल्स ऑपरेशन करेगा तो ये मामला बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम भरपूर जवाब देगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्स रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से होने वाले एनालिस्ट ने ये इंडिया टेलीविजन्स पर बैठकर बात की है, जिसके अंदर आपको लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा भी नज़र आते हैं कि ये इस तरह का ऑपरेशन, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ आप जाएंगे तो ये कॉस्टली भी होगा और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होगा। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया Su-30 दोबारा गिराना चाहेगा, MiG-29 दोबारा गिराना चाहेगा, अभिनंदन को दोबारा पाकिस्तान के हवाले करना चाहेगा। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा अभिनंदन फिर वापस नहीं जाएगा। और वैसे भी इंडिया को समझना चाहिए कि ये स्ट्रेटजिक पैरिटी है दोनों ममालिक के दरमियान में न्यूक्लियर वेपन की वजह से, तो लिहाजा ये ख़तरनाक हो सकता है, पूरे ख़त्े को आग की लपेट में ले सकता है। तो यहाँ अक्लमंदी और रैशनलिटी का तकाजा ये है कि फ़ौरन इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको समझना चाहिए कि फ्रीडम फाइटिंग इंसान के नेचर के अंदर अल्लाह ने वदियत की हुई है। क्या इसराइल ने अरब ममालिक को अपने साथ मिलाकर रिकग्निशन लेकर क्या कंसोलिडेट कर लिया है पूरे फ़लस्तीन को, या हिजबुल्लाह और हमास खड़ी हो गई है और इस वक्त 60% इसराइली समझते हैं कि उनका ये गलत फ़ैसला था कि वो यूरोप को छोड़कर इसराइल में आके आबाद हुए हैं। इसी तरीके से आज़ादी की तहरीक कश्मीरियों के DNA में है। 1965 के बाद कभी पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके वहाँ पे मदद नहीं की। फिर आपने 1989 की मास रेजिस्टेंस मूवमेंट देखी है। और अगर पाकिस्तान न्यूट्रलाइज भी आप कर लें, जो आपके इस वक्त इरादे हैं, तब भी मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग उठ खड़े होंगे और ये कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन बनेगी खुद पाकिस्तान के लिए भी। गिलगित बल्तिस्तान भी खड़ा हो जाएगा आज़ादी के लिए और आपके हिस्सा भी खड़ा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इस तरह की हरकत को करने से पहले 10 दफ़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 100 दफ़ा समझने की ज़रूरत है।
कश्मीरी इस सारे तनाज़र को किस तरह से ले रहे हैं। कश्मीरियों के अंदर जो अमेरिका के अंदर रहने वाले हैं, बरतानिया के अंदर रहने वाले हैं, उनके अंदर तेज़ी से एक परसेप्शन फैल रही है। और इसे मैं कोट नहीं कर रहा, इसे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा भी बता रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट हारून रशीद भी बात बता रहे हैं कि उनके अंदर ये तेज़ी से बात फैल रही है कि जो यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मैसेज भेजा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट मशरूत होगी कि तब आप इंडियन स्टांस कश्मीर के ऊपर तस्लीम करेंगे और इज़राइल को आप रिकगनाइज़ करेंगे। यूएई ने इज़राइल को रिकगनाइज़ किया हुआ है, सऊदी अरब ने अभी तक रिकगनाइज़ नहीं किया हुआ। यूएई की जस्टिफिकेशन ये है कि हमने माजी में इज़राइल के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट करके देख लिया, अब अगर इज़राइल के फ़ैसलों पे असरअंदाज होना है तो उसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप कायम करके ही हो सकते हैं। यही मुद्दा वो इंडिया के हवाले से भी दे सकते हैं कि ट्रेड रिलेशनशिप के ज़रिए से इंडिया की फ़ैसला साजी पे हम असरअंदाज होंगे और मुसलमान जो रहने वाले हैं हिंदुस्तान में, जिसमें हिंदुत्व की वजह से वो टारगेट हो रहे हैं, उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन क्या वो ये समझते हैं कि इस सिक्योर करते करते वो कश्मीर को स्टेक पर लगाएंगे, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को स्टेक पर लगाएंगे। G20 में जो नक्शा दिखाया गया कश्मीर में, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया का हिस्सा दिखाया गया और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने उसे रिकॉग्नाइज़ भी किया है, जिस पे हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी उसका बयान इस हवाले से जारी किया है। बहरहाल अरब वर्ल्ड की अगर ये बातें हैं, इस तरह की एविडेंसेस आती हैं तो बड़ा ही बदकिस्मत होगा। इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है वो मैं आगे बयान करूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और वेस्ट ये चाहता है कि इंडिया को उस स्टेज पे खड़ा किया जाए चाइना के मुकाबले में, जहाँ पे सीपैक टाइप उसकी जो मूवमेंट है, एडवांसमेंट है, जिसके ज़रिए से वो सियासी और माशी असर व रसूख इस खत्े के अंदर, इस खत्े से आगे अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर बढ़ा सकता है, उसको रोका जाए। सवाल फिर यहाँ पे ये उभरता है कि क्या इंडिया इस तरह का कैपेबल एनफ है कि वो चाइना का मुकाबला करे। वेस्टर्न स्कॉलर्स का ये मानना है, जिसमें स्टीफन पी कोहन भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आइडिया ऑफ इंडिया लिखा कि पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान की ताकत इंडिया के रास्ते में खड़ी रहेगी, जब तक इंडिया इस खत्े का पावर नहीं बनेगा और चाइना के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। लिहाजा पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है। यहाँ मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि फरीद ज़करिया के मुताबिक इंडियन टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 35 से 40 साल भी इंडिया चाइना के करीब तर माशी तौर पे नहीं हो सकता। कहाँ $18.5 ट्रिलियन की इकॉनमी और कहाँ 3.3 या 3.5 या 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी। गो के इंडियन इकॉनमी ने बड़ा अच्छा बेहतर परफॉर्म किया है, 5वें नंबर की इकॉनमी दुनिया की बन के आ गई और आगे कहा जा रहा है कि जर्मनी को भी शायद क्रॉस करके चौथे नंबर या तीसरे नंबर के ऊपर चला जाएगा। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा होता है कि अगर आप इसको मवाजना करें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी $1 ट्रिलियन की GDP है, जिसमें 350 आपकी ऑफिशियल और तकरीबन 650 अनऑफिशियल आपकी GDP नज़र आती है, इकॉनमी नज़र आती है, जिसकी वजह से लोग अब तक सड़कों पे नहीं निकले। इसकी वजह से पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान से ज़मीनी लिहाज से भी 5 गुना बड़ा है और अवाम आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, तो इंडियन इकॉनमी कम अज़ कम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मैं नहीं समझता कि इंडिया बेअक्ली के नाखून लेते हुए 2019 फ़ैब के जो किस्सा है उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि अरब वर्ल्ड के साथ जो इंडियन कश्मीरियों का ये भी परसेप्शन है कि जो बाजवा साहब की जो मुलाकात हुई थी अजीत दोवल की दुबई में, वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान क्या कर सकता है? गो कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात भी हैं, पाकिस्तान की सियासी मुश्किलात भी हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नंबर 1 इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा ख़ुद NSRE के ज़रिए से। ख़ुद NSRE आपका नंबर 2 स्टेप होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी से जब आप NSR करते हैं दूसरों ममालिक के ऊपर, तो फिर उनकी डिमांड्स भी आपको तस्लीम करनी पड़ती हैं, जिससे आपके वाइटल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो मुतासर होते हैं। ख़ुद NSRE की पॉलिसी वो पॉलिसी है सेल्फ रिलायंस की, जिसको जॉन गाल्टून कहते हैं कि पेरिफेरल नेशंस को अगर अपने कदमों पे खड़ा होना है तो ख़ुद NSRE की पॉलिसी को लेना होगा। और वेस्ट इसी तरीके से स्ट्रक्चरल इम्पीरियलिज्म कायम करता है कि उनकी ख़ुद NSRE को ख़त्म करके उनकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ा देता है। और ये उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है जब आप सेल्फ रिलायंस पॉलिसी के साथ अपने करीबी पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ। चीन पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल कंट्री है। चीन के हवाले से CPEC को कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और ये जो डेविड
अपना डोनाल्ड ब्लूम साहब का, जो अमेरिकी सफ़ीर हैं, गवादर पे खड़े होकर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया या उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, वो सिग्नलिंग थी चीन के हवाले से। अगर सी पैक यहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है तो मुझे आप बताइए, तो फिर लद्दाख में क्यों कर चीन जो है वो इंडिया के साथ लड़ाई करेगा? फिर तो वो अफ़गानिस्तान के थ्रू बाहर जाएगा और वहाँ से अपने आप को कनेक्ट करेगा, और फिर चाइना का जो कार्ड जो हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को डिफेंड करता है, वो चाइना कार्ड कहाँ जाएगा? तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी सी पैक के प्रोजेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा बैलेंस किया है चीन और अमेरिका के दरमियान में, ये वक्त है, ये टेस्टिंग टाइम है कि पाकिस्तान अपने आप को दोबारा बैलेंस करके दिखाए। तो पहले पाकिस्तान को डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी दोस्तों के ऊपर भी इवन, और दूसरी पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगा, और सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी 3 आर्स के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको रिफॉर्म, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म करने होंगे। नंबर 2, आपको रिकन्सिलिएशन करनी होगी, कि क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त शदीद कंसेंसस की ज़रूरत है। माशी बहरान इतना शदीद नहीं है जितना कंसेंसस का बहरान है, और कंसेंसस से मुराद ये नहीं है कि उन लीडरशिप की जिनकी 100 की लिस्ट तैयार है, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, हर अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको इकट्ठे लेना होगा और वो फ़ौज के साथ खड़ी हो, पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ी हो। तो कंसेंसस आपको क्रिएट करना होगा, और थर्ड स्टेज पे रिकन्स्ट्रक्शन करनी होगी, डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तानीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। रिसोर्सफुल हैं, बहुत पैसा है, बहुत सरमाया है, अगर वो अपने एसेट्स के साथ पाकिस्तान की मदद करेंगे तो पाकिस्तान फ़ौरन खड़ा हो जाएगा। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपने अरब ममालिक दोस्तों के साथ कि पाकिस्तान हमेशा आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके मफादात के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। ये वक्त है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हों, क्योंकि कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और मेरा पैगाम है इंडियन दोस्तों के लिए कि वॉर एशिया को, एशियन सेंचुरी बनने में रुकावट बनेगा। जब एशियाई ममालिक आपस में लड़ेंगे तो फिर वेस्ट का ही हैंड अपर रहेगा। मैं नहीं समझता चाहे कि इंडिया की वॉर चाइना के साथ हो या इंडिया की चपकलश पाकिस्तान के साथ हो, किसी भी मुद्दे के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो एशियन सेंचुरी में रुकावट का बाइस बनेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।